हेलो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 6 को भी हमने पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर दिया है। और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसी टॉपिक से लगभग लगभग एक क्वेश्चन आता है बेटा इम्यूनिटी से। इनेट इम्यूनिटी हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। हर एक प्रोस्पेक्ट्स को मैंने इनेट इम्यूनिटी में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे, कितने भी हाई लेवल के हों, वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर कवर करा दिए थे। ठीक है बच्चों, अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन जैसे ही हम लोग लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन में हम लोग थोड़ा सा इनेट इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे, और इनेट इम्यूनिटी को डिस्कस करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से आप देखिएगा। कोई भी डाउट आएगा बेटा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक बच्चों, तो अभी हम लोग बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी से पहले क्विक रिवीजन। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं बेटा इन्नेट इम्यूनिटी की, इन्नेट इम्यूनिटी की जिसको हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इन्नेट इम्यूनिटी को। ठीक, ठीक है। तो मैंने यहां पर आपको क्या बताए थे बेटा, बैरियर्स बताए थे। क्या बताए थे बच्चों? बैरियर्स, बैरियर्स। तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले बैरियर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। पढ़ेंगे क्या, ये सिर्फ मैं एक क्विक रिवीजन के तौर पे आपको इसको लिखवा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो बैरियर में हम लोग ने जो सबसे पहला जो बैरियर पढ़ा था, सबसे पहला जो बैरियर हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज बताइए बेटा। एनाटॉमिकल बैरियर। सबसे पहला क्या पढ़ा था बेटा हम लोग ने? एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर। और अगर हम लोग एनाटॉमिकल बैरियर की बात करते हैं, तो इसमें मैंने दो ही चीज आपको बताई थी, दो ही चीज मैंने आपको बताई थी बेटा। बताइए क्या था वो था एक तो स्किन, एंड सेकंड क्या था बच्चों आपका? म्यूकोसा। एक स्किन था एंड दूसरा क्या था बेटा आपका? म्यूकोसा। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, स्किन क्या काम करता है, म्यूकोसा कहां कहां पर बेटा लाइंड होगा, वो सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं, तो हम लोग फटाफट बात करेंगे। एनाटॉमिकल बैरियर के बाद हम लोग जो सेकेंड बैरियर देखे थे, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सारे बैरियर्स के नाम आपको टिप्स पे होने चाहिए, इसीलिए मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं बेटा। और फिजियोलॉजिकल बैरियर की जब हम लोग बात करेंगे, तो बताइए क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर में एक तो था, बताइए, सेक्रेशंस थे, इसको मैंने क्या बोला था? सलाइवा। ठीक है, तो सलाइवा इन माउथ पहला, ये याद रखना है। दूसरा, बताइए कहां पर? गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड, या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? HCl इन स्टमक, HCl इन स्टमक, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। HCl, HCl इन स्टमक, हाँ ये सही है। ठीक बच्चों, और थर्ड मैंने क्या बताया था? बताइए, थर्ड मैंने क्या बताया था? क्या था, क्या था? HCl इन, और टीयर्स भी था क्या बेटा? बिल्कुल, टीयर्स फ्रॉम आईज, और क्या था आपका? फीवर।
तो ये चार चीजें आपको किसमें याद रखनी थी? आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड बैरियर की, अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड बैरियर की, तो थर्ड बैरियर कौन सा था बेटा? आपका सेलुलर बैरियर। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने इसको भी डिस्कस किया था, सेलुलर बैरियर। ठीक बच्चों, और सेलुलर बैरियर की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपकी कौन कौन सी आएंगी बताइए? एक तो आपकी आएंगी बेटा WBCs, WBCs। और WBCs की जब हम लोग बात किए थे तो इसमें कौन कौन आ रहा था बताइए? एक तो थी आपकी न्यूट्रोफिल, वेरी गुड। और एक क्या था? और न्यूट्रोफिल को ही हमने क्या बोला था? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, दूसरा क्या था आपका? मोनोसाइट। मोनोसाइट कन्वर्टेड इनटू, मोनोसाइट कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस, वेरी गुड। मोनोसाइट कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। तो ये आपका सेकंड। ठीक है, फिर थर्ड हम बात करेंगे, बताइए क्या बात करेंगे? बताइए। थर्ड होगा आपका नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये तो मैंने WBCs के बारे में बात कर लिया था। और अगर हम लोग अलग बात करें तो इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर क्या आएगा बेटा? आपका सेलुलर बैरियर तो हो गए, और इसमें हमने बहुत सारी सेल्स देखी थी, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और NK सेल्स। और कुछ देखा था क्या? और कुछ देखा था क्या? नहीं। तो ये हो गया आपका थर्ड बैरियर। और लास्टली हम लोग ने देखा था बेटा आपका साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर। और साइटोकाइन बैरियर की जब हम लोग बात करते हैं, इसमें आपका आ जाएगा, बताइए, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन। तो सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस की थी। ये आपका था पहला बैरियर, ये आपका था सेकंड बैरियर, ये थर्ड बैरियर, और ये फोर्थ बैरियर। तो इन सारे बैरियर्स के बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसको मैंने यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है बेटा, और लास्ट क्लास में भी हम लोग ने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है। ठीक, तो ये आपका इनेट इम्यूनिटी का एक क्विक रिवीजन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ध्यान रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैं बार बार अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकता हूं बेटा, इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि ये हमारे अडेप्टेशन में हेल्प करती है। मतलब कि ये आफ्टर बर्थ हम लोग इसको एक्वायर करते हैं, ड्यूरिंग अडेप्टेशन, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक बच्चों, चलिए, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? इम्यूनिटी। इसको मैंने, ये चार्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इम्यूनिटी को मैंने दो पार्ट में बांटा था, एक इन्नेट और एक एक्वायर्ड। इन्नेट हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसको मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दो पार्ट में बांट रखा था, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक बच्चों, और नेचुरल को भी हम लोग ने बांटा था, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है, एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक बच्चों, तो ये हो गया इम्यूनिटी का पार्ट। ठीक, अब एक्टिव क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इसमें मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, पहले हम लोग इसको समझते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं वी डिड समथिंग। वी डिड समथिंग। वी डिड समथिंग, मतलब इसमें हमारा इम्यून सिस्टम कुछ करेगा, कुछ एक्शन लेगा एक्टिव में। ठीक है, और पैसिव में
वी डिडेंट डू एनीथिंग, हमने इसमें कुछ नहीं किया, तो हमें फिर कैसे इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो गई वो हम लोग देख लेंगे। वही सेम चीज मैं यहां पर भी लिखूंगा, लेकिन वापस से मैं इसको लिखूंगा नहीं। वही सेम चीज क्या होगा, वी डिड समथिंग और वी डिडंट डू एनीथिंग। ठीक है, अब ये डिड समथिंग का मतलब क्या है, इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा, हमारा जो यहां पर बेटा इम्यून सिस्टम होगा, वो आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। हमारा जो बेटा इम्यून सिस्टम होगा वो यहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और यहां पर जो इम्यून सिस्टम होगा वो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमको प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो मैंने नेचुरली तरीके से देखा, और मैं आर्टिफिशियली तरीके से भी इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो मैं अब जो स्टार्ट करूंगा बेटा अगली उसमें, इस तरफ एक्टिव, एक तरफ पैसिव, फिर एक तरफ एक्टिव, फिर एक तरफ पैसिव लिखूंगा। ठीक बच्चों, चलिए। अगर हमने यहां पर लिखा एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव, ठीक है, ये एक्टिव, और यहां पर फिर पैसिव, और ये दोनों किसके अंदर आ रहे हैं बेटा आपके, दोनों किसके अंदर आ रहे हैं आपके, नेचुरल के अंदर आ रहे हैं। ये दोनों किसके अंदर आ रहे हैं आपके, नेचुरल के अंदर। अब मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, एक एक्टिव और एक पैसिव। ये चार्ट अगर अपने को समझ में आ गया बेटा तो हम लोग बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये चार्ट अगर हमने को समझ में आ गया तो हम लोग बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। ठीक बच्चों, अब मैंने क्या बोला, ये एक्टिव पैसिव किसका है, नेचुरल का, और ये क्या है आपका, आर्टिफिशियल का। ठीक बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल में। नेचुरल में एक्टिव में क्या, वो मैंने बोला था कुछ देर पहले कि वी डिड समथिंग, इसमें हम कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, है ना, व्हेन, अब सुनना बात ध्यान से, व्हेन पैथोजन, पैथोजन नेचुरली, नेचुरली enters, naturally enters in the body, when पैथोजन नेचुरली एंटर्स इन द बॉडी, मतलब पैथोजन जो होता है बेटा वो हमारी बॉडी में प्राकृतिक तरीके से जब एंट्री करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा। अब जब पैथोजन बेटा हमारी बॉडी में एंटर किया है तो मुझे बताइए बेटा इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया इन्फेक्शन। क्या लिख दिया बेटा मैंने, इन्फेक्शन। ठीक है, और इन्फेक्शन को कम करने के लिए मेरा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। और रिस्पॉन्ड किस बेसिस पे करेगा हम लोग अभी देखेंगे कैसे करेगा, लेकिन यहां रखिए कि रिस्पॉन्स के तौर पर यह क्या फॉर्म करेगा बेटा, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अकर्स इन द बॉडी। मतलब बॉडी में क्या बन जाएंगी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अकर्स इन द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर क्या बन जाएगा आपका, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो ये आपका यहां पर हमारा इम्यून सिस्टम ने जब पैथोजन से इंटरेक्ट किया तो उसके खिलाफ क्या बनाई, एंटीबॉडी। तो मुझे बताइए यहां पर हमारा जो इम्यून सिस्टम था इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एंटीबॉडी को बनाने के लिए। ठीक है, और ये नेचुरल तरीके से हुआ है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आ गई बात समझ में। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा, आइए इसको भी समझते हैं। ठीक है,
when preformed antibodies when preform पहले से बनी antibodies when preform antibody enters from mum to baby when preform antibody enters फ्रॉम मम टू बेबी मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि जब पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी मम्मी से माताजी से हमारे अंदर जब आई होंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव। एक्टिव कहां है बेटा? पहले से बनी हुई तो एक्टिव कैसे बोल देंगे? सोचो, इसीलिए मैंने यहां पे बोला एक्टिव नहीं, ये क्या है? पैसिव। इसमें हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं किया है। ये हमें किससे मिली होगी? अपने मम्मी से मिली होगी, अपने माताजी से मिली होगी। आ गई बात समझ में? तो व्हेन प्री फॉर्म एंटीबॉडी एंटर्स फ्रॉम मम टू बेबी, ठीक है बेटा। और इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल बेटा पूछता भी है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपने जब लास्ट कभी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? जब कभी आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर क्या? ब्लड, तो आपने पढ़ा होगा आईजीजी। अभी हम लोग एंटीबॉडी बात करेंगे। आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी क्या कर सकती है बेटा? क्रॉसेस प्लेसेंटा। आईजीजी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है बेटा प्लेसेंटा को, है ना? क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है। जब मैं आपको एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आईजीजी एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा। इसका मतलब कुछ एंटीबॉडीज हमको मम्मी से मिल जाएंगी। अब सपोज कीजिए मम्मी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे उनके अंदर इंफेक्शन आए होंगे बेटा, जिसके खिलाफ मम्मी ने एंटीबॉडीज बनाई होंगी, और उसी एंटीबॉडीज को आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इस जालिम दुनिया में आओ तो आप रोगों से लड़ सको। सोचिए कि नेचर कितना खूबसूरत है बेटा। आपको इस जालिम दुनिया में आने से पहले ही आपको कुछ ऐसे औजार दे दे रहा है ताकि जब आप इस जालिम दुनिया में आओ तो उनसे आप लड़ सको, ठीक है। और ये कौन दे रहा है? मम्मी दे रही। देखो, आपके जन्म के पहले से ही उनको चिंता है, आपके जन्म से पहले ही उनको चिंता है। इसलिए देखो आपको क्या, इसीलिए आप जानते ही हैं कि मम्मी का जो सम्मान है वो हमारे सनातन में कितना बड़ा है बेटा, ठीक है। सनातन में क्या, पूरे विश्व में, ठीक है। चलिए, खैर, आईजीजी एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं आईजीए एंटीबॉडीज, किसकी बात करते हैं बेटा? आईजीए एंटीबॉडी। इसको सेक्रेटरी एंटीबॉडीज भी बोलते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि ये सेक्रेशन, सब मैं आपको एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरी तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कैसे मिलेगी? आईजीए एंटीबॉडी कैसे मिलेगी? थ्रू क्लोस्ट्रम, थ्रू क्लोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क बेटा, जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क जो कि निकलता है बेटा मम्मी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोस्ट्रम, ठीक है। इसीलिए जब नॉर्मल डिलीवरी होती है बेटा तो उस टाइम पर हमारा ये मकसद होता है कि एज सुन एज पॉसिबल अगर मदर हेल्दी है तो एज सुन एज पॉसिबल हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं, ताकि ये क्लोस्ट्रम जब उसकी बॉडी में जाए बेटा तो उसके साथ साथ आईजीए एंटीबॉडीज भी जाए, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, ठीक बच्चे। आ गई बात समझ में? इसीलिए अगर कोई प्री मैच्योर बेबी होता है बेटा
प्री मैच्योर बेबी का तभी होता है जब मम्मी हेल्दी नहीं होती हैं, और अगर प्री मैच्योर बेबी होता है बेटा तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको ये दिख ही रहा होगा कि एंटीबॉडीज की मात्रा जो आपका न्यूनेट होगा उसमें कम होगा, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें कम होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मैंने यहां पर एक्टिव बताया और पैसिव। मुझे बताइए कि ये जो आईजीजी और आईजीए एंटीबॉडी मिली है, ये तो प्रीफॉर्म मिली है मुझसे, लेकिन ये नेचुरल तरीके से नहीं मिली है ना बेटा। आ गई बात समझ में? इसीलिए मैंने क्या बोला, इसको पैसिव आर्टिफिशियल। पैसिव आर्टिफिशियल के था अंदर, अरे ये आर्टिफिशियल नहीं है बेटा, एक्टिव और पैसिव दोनों ही किसके अंदर है, नेचुरल। तो पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आ गई बात समझ में? ये दोनों, अरे मैं लिख देता हूं नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। ये दोनों किसके अंदर आए हैं? ये दोनों आए हैं नेचुरल, नेचुरल तरीके से मिली है ना बेटा मुझे, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं आपके, आर्टिफिशियल। यहां लिख देता हूं, आर्टिफिशियल। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब इसमें क्या, एक्टिव। अब आइए, when antigen antigen enters in the body through through थ्रू किससे बेटा, वैक्सीनेशन के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू। आ गई बात समझ में? तो मुझे एक बात बताइए बेटा, कि जब कभी भी आपको कोविड की वैक्सीन लगी होगी तो उस टाइम पर हमने क्या किया कि जो उसकी वायरुलेंट एक्टिविटी थी, मतलब कि जो उसका एबिलिटी था कोरोना वायरस का, उसको हम डिजीज कॉजिंग जो एबिलिटी थी उसको हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो उसको वायरुलेंट से हम लोग क्या बनाते हैं, नॉन वायरुलेंट, ठीक है। इसका मतलब अब उसके अंदर एंटीजेनिक कैपेसिटी है, मतलब वो हमारी बॉडी में एंटर करके एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को तो स्टिमुलेट कर सकता है, बट एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है, बट वो हमारे अंदर जाकर डिजीज कॉज नहीं करा सकता। और इसीलिए मैंने जब आपको दो वर्ड पढ़ाए थे शुरुआत में, एक एंटीजेनिसिटी और एक पैथोजेनिसिटी। आ गई बात समझ में? तो वैक्सीनेशन के थ्रू हम लोग एंटीजन देते हैं, और वो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करके डिजीज कॉज नहीं करा सकता, बट वो हमारी बॉडी में जाकर क्या करा सकता है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है। जैसे कि आपका कोविड वैक्सीन में हुआ, जब आपको वैक्सीन लगी, हाँ थोड़ा बहुत फीवर आया बेटा, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोविड नहीं हो गया आपको वैक्सीन लगाने से, कोविड नहीं हो गया आपको वैक्सीन लगाने से। फीवर आना एक अलग तरह का रिस्पॉन्स है बेटा, जो हमारा एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, जो हमने इम्यूनिटी में पढ़ा है, ठीक है, वो आएगा ही। तो जब कभी हमको वैक्सीन लग रही थी तो उस पर हमको फीवर जरूर आ रहा था, लेकिन हमको इन्फेक्शन कॉज नहीं हो जा रहा था बेटा। आ रही है बात समझ में? तो मैंने क्या बोला कि जब भी कभी हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन के माध्यम से हम एक्चुअली दे रहे होते हैं बॉडी में एंटीजन, जो हमारी बॉडी में जाकर एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सके, लेकिन वो हमारी बॉडी में जाकर डिजीज कॉज ना करा सके। और अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो डिजीज कॉज नहीं होगा, इसका मतलब नो इन्फेक्शन। यहां पर क्या बोला बेटा मैंने, नो इन्फेक्शन, नो इन्फेक्शन। आगे बात समझ में? ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा बताइए, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। आ गई बात समझ में? एंटीबॉडीज अकर्स एक मिनट, occurs in the body। आ गई आ गई बच्चों बात समझ में? तो ये आपका हो गया क्या? एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आ गई बच्चों बात समझ में? अब पैसिव समझिए। when preformed antibodies are inoculated in the body, किसके थ्रू देंगे बेटा? थ्रू इंजेक्शन, थ्रू इंजेक्शन, थ्रू इंजेक्शन, थ्रू इंजेक्शन। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो व्हेन प्री फॉर्म एंड बनी बनाई एंटीबॉडीज। अब अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, तो मैंने आपको एंटी सीरम नाम की कोई चीज पढ़ाई थी, और एंटी सीरम में किसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ क्या होती है? एंटीबॉडीज होती हैं। उसी को हमने क्या बोला था? एंटी सीरम। ठीक है, तो एक्चुअली मान लीजिए आपको कभी ना कभी टिटनेस का इंजेक्शन लगा होगा बेटा, टिटनेस का इंजेक्शन लगा होगा, और टिटनेस का इंजेक्शन जब लगता होता है बेटा, तो हम उसमें क्या रखे होते हैं? एक्चुअली उसमें होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, टिटनेस के खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं। आ गई बात समझ में? जब कभी कुत्ते ने काटा, डॉग बाइट हुआ बेटा, तो रेबीज का इंजेक्शन लगता है, उसमें क्या होती है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। पहले वो सीरम होता है, एक्चुअली वो क्या होता है? एंटी सीरम होता है, जिसमें पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं, और सीरम का मतलब उसमें क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं होते होंगे। आ गई बात समझ में बच्चों? तो मैंने यहां पर बताया कि अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा? एंटी टिटनेस सीरम, एंटी टिटनेस सीरम, एंटी रेबीज सीरम, और एंटी डिप्थीरियल सीरम भी आता है बेटा, एंटी डिप्थीरियल सीरम। आ गई बात समझ में बच्चों? तो ये क्या है? इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं? एंटी सीरम दे रहे हैं। देखो, एंटी टिटनेस सीरम, एंटी रेबीज सीरम, एंटी डिप्थीरियल सीरम, मतलब इसमें हमने क्या दिया है? सीरम दिया है, मतलब बनी बनाई एंटीबॉडीज को हमने हमने इनोकुलेट किया है बॉडी के अंदर, क्योंकि हमें इंस्टेंट चाहिए, मुझे इंस्टेंट चाहिए, मुझे इंस्टेंट एक्शन चाहिए बेटा। अगर हम लोग यहां पर प्री फॉर्म एंटीबॉडीज ना देके, अगर हम लोग मान लो उसको एंटीजन देते, मान लो हमने प्री फॉर्म, तो एंटीजन जाएगा बॉडी में, फिर एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में बेटा टाइम लगता है। हो सकता है ये टाइम 8 से 10 दिन का समय लगे, और इस टाइम पर ये तो अपना खेल कर जाएगा, मतलब ये बॉडी में जाकर इंफेक्शन कॉज कर सकता है और फिर डिजीज कॉज कर सकता है। इसलिए हमें ऑन द स्पॉट जरूरी है बेटा। इसीलिए मैंने यहां पर क्या यूज किया है? एंटी सीरम का यूज किया है, और उसमें किसके खिलाफ एंटीबॉडी होंगी? टिटनेस के खिलाफ एंटीबॉडी होंगी, रेबीज के खिलाफ होंगी, और डिप्थीरिया के खिलाफ होंगी। मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव पैसिव से मेरा क्या तात्पर्य था। यहां तक एक बार आप स्लाइड देखिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए बेटा आप। चलिए, अब अगर आपको ये वाले पूरे पॉइंट समझ में आ गए हो, तो अब मैं
बिना बहुत इत्मीनान से एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट कर सकता हूं। ये तो मैंने एक्टिव पैसिव को समझाया, ताकि आपको एक्टिव पैसिव का डिफरेंस भी मैं आपको लास्ट में एक चार्ट दे दूंगा, उसमें आप एक्टिव पैसिव के डिफरेंस भी रहेगा, उसको आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर अपने को समझ में आ गया तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एक्वायर्ड 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 इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक, जो मैंने अभी तक समझाया। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग, और अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, अडेप्टिव को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने यहां पे एक्वायर्ड लिख दिया, आप समझ जाइए कि अडेप्टिव भी होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम अडेप्टिव एक्वायर्ड, तो आपकी एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखी हुई है जिसको मैं यहां पर लिखना जरूर पसंद करूंगा। एक लाइन तो ये है, इट इज ए पैथोजेन स्पेसिफिक, अभी बताएंगे। इट इज ए पैथोजेन, इट इज ए पैथोजेन स्पेसिफिक। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। मुझे बताओ बेटा कि जब मैंने सबसे पहले इम्यूनिटी स्टार्ट की थी तो क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है? मतलब वो हर एंटी कोई भी पैथोजन आएगा तो उसके खिलाफ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। इननेट और एक्वायर्ड में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको 4 डिफरेंसेस पढ़ाए थे बेटा। तो अगर आप एक एक लेक्चर को अगर सीक्वेंशियल देख रहे होंगे बेटा, तो ही आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। और अगर कोई भी बच्चा अचानक से आकर इस लेक्चर को देख रहा है तो बिलीव मानिए उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि अचानक से अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। मैंने एक एक टर्म्स पे बेटा बहुत इत्मीनान से बात की है, और वो इसीलिए किया है ताकि आपके बेटा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, मेरा हमेशा से एक ही मकसद रहता है, जो कि मैंने बार बार आपको रिपीट किया है बेटा, वो यही है कि बच्चे आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करके चलिए, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी अजम्पशन रीजन आ जाए, कैसा भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए बेटा, आप सब के सब क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रही बेटा बात? चलिए, तो मैंने यहां क्या बोला? इट इज ए पैथोजेन स्पेसिफिक। दूसरा आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इट हैज मेमोरी। क्या मैंने ये नहीं बताया था क्या कि इननेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी होती है? कैसे होती है वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो इट हैज मेमोरी। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी के पॉइंट भी मैं लेते हुए चल रहा हूं, ताकि आपको आपको कोई मलाल ना रह जाए कि सर आप एनसीईआरटी की टाइम पॉइंट तो बताते ही नहीं है। देखिए, मैंने आंसर दोनों पॉइंट बता दिए। ठीक, अब सुनो, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बेटा हम जब बात करेंगे, जब बेटा हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं यहां पर आपको 4 पॉइंट समझाना चाहता हूं। 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, पहला जो मैंने लिखा है वो तो है ही है। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो मैंने लिख दिए। ठीक है, लेकिन इसको मैं अब अलग से लिखना चाहूंगा, इसको मैं एक अलग से लिखना चाहूंगा। ठीक है, अब इसको समझने से पहले, इसको समझने से पहले आपको मुझे यह बताना पड़ेगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब याद करो, जब मैंने आपको बताया था बेटा, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए मैंने बताया था कि ये 2 तरह की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सब समझ में आएगा बेटा धीरे धीरे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और एक होती है बेटा आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी।
ठीक है बच्चों, एक मैंने क्या बोला, एक मैंने क्या बोला, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और एक मैंने क्या बोला, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये मैंने क्या बोल दिया, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और ये मैंने क्या बोल दिया आपको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं बेटा, CMI, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AMI। सर यहां तो ए तो लिखा ही नहीं हुआ है, नहीं लिखा हुआ है बेटा, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब एक चीज और, थर्ड पॉइंट मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा, थर्ड पॉइंट मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स। इन वर्टिब्रेट्स में ये नहीं मिलता है, किस में मिलेगा, वर्टिब्रेट्स में ही मिलेगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब मैं वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूं तो वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आएगा बेटा? अगर आपको याद आ रहा होगा एनिमल किंगडम, जो कि मुझे उम्मीद कम ही रहती है, क्योंकि एनिमल किंगडम जहां भी आता है वहां पर हमारा आधे हवाइयां ऐसे ही उड़ जाती हैं कि सर एनिमल किंगडम। अगर आपने कभी बेटा उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो एनिमल किंगडम में आपने वर्टिब्रेट्स को बांटा होगा अग्नैथा और गनैथोस्टोमेटा में, और अग्नैथा में आपको क्या आएंगे, साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम फिशेस पढ़ा होगा आपने, हैग फिश, मिक्सिन, ये सब किस में आएगा आपका, साइक्लोस्टोम्स में आएंगे। और अगर हम लोग पढ़ते हैं गनैथोस्टोमेटा तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, एक तो पाइसिस और एक टेट्रापोड्स आ जाएंगे। पाइसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या जाएगा बेटा, प्लेकोडर्माई और स्टेकोडर्माई है, नहीं, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस और स्टिकथिस। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ेंगे जब कभी हम लोग एनिमल किंगडम बेटा तो सारी चीजों को बताएंगे। टेट्रापोड्स में आपका जाएगा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, बात करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा कि जब मैं वर्टिब्रेट्स में ये वाली इम्यूनिटी मिलती है तो इट इज फाउंड, इट इज फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स। इसीलिए मैंने यहां पर इनवर्टिब्रेट्स लिख सकता था, लेकिन आप समझते कि इनवर्टिब्रेट में तो नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं इन द वर्टिब्रेट्स, इन द वर्टिब्रेट्स। और क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं बेटा, तो हमें पता है कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है आपका, सारे के सारे पाइसिस, एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, सब वर्टिब्रेट्स में आएंगे, और उन सब में क्या मिलती है, ये वाली इम्यूनिटी मिलती है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अब अब एक चीज और, एक चीज और, ठीक है, इट इज मेडिएटेड बाय, acquired immunity mediated by lymphocytes, mediated by, it is mediated by lymphocytes, lymphocytes। मतलब ये किससे मेडिएट होगी बेटा, लिम्फोसाइट से। और इसीलिए जब मैंने आपको सेलुलर बैरियर पढ़ाया था बेटा, इसीलिए मैंने लिम्फोसाइट्स के बारे में भी वहां पर बात की थी प्यारे बच्चों, ताकि जब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ाऊं तो आप ना नुकुर चा चुकुर ना करें। आ गई बच्चे बात समझ में? तो आप समझिए बेटा कि एक एक चीज पूरी तरीके से लिंक है, और अगर आप एक एक चीज बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अब मैं जाता हूं अगले पेज में, और हम लोग देखते हैं बेटा लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, आ गई बच्चे बात समझ में?
और लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, लिम्फोसाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो लिम्फोसाइट हमने उसका डायग्राम बनाया था क्या बच्चों? बिल्कुल बनाया था। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया था हम लोग ने। ये है आपकी लिम्फोसाइट, और ये है इसका तुन्नु सा न्यूक्लियस। तुन्नु सा नहीं है बेटा, सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस। ये हो गया आपका सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस, और ये लिम्फोसाइट किसके अंदर आती है बेटा? ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर। तो ये क्या हो गई आपकी? लिम्फोसाइट्स हो गई। अब मुझे बताइए लिम्फोसाइट कितने टाइप की होंगी बच्चा? कितने टाइप्स की होती हैं लिम्फोसाइट्स? बताओ। हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं। तो एक हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और एक हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? टी लिम्फोसाइट्स। एक हम लोग क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। एक हमने क्या बोला? बी लिम्फोसाइट, और एक हमने क्या बोला? टी लिम्फोसाइट। ठीक। अब बी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होके, बी लिम्फोसाइट भी डिफरेंशिएट होकर दो तरह की सेल बनाती है बेटा। बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होकर दो तरह की सेल बनाती है। एक को हम लोग बोलते हैं, बताइए, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स बार बार बता चुका हूं बेटा, ठीक है। और इसी प्लाज्मा सेल्स को हम लोग कार्ट व्हील शेप्ड, कार्ट व्हील सेल्स भी बोलते हैं, कार्ट व्हील सेल्स भी बोलते हैं। और एक बना सकती है बेटा ये बी मेमोरी। सब पढ़ेंगे बेटा, इसीलिए पहले ही मैं समा बांध दे रहा हूं। बी मेमोरी, ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया कि जो बी लिम्फोसाइट है इसमें प्लाज्मा सेल्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टविल सेल्स, और एक बी मेमोरी सेल्स भी होती हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की, अब अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा टी लिम्फोसाइट की, तो टी लिम्फोसाइट में भी चार सेल्स आएंगी। एक आएगी टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल पहला। दूसरा आएगा टी किलर सेल, दूसरा आएगा टी किलर सेल्स। तीसरा आएगा टी सप्रेसर सेल। तीसरा क्या आएगा बच्चों? टी सप्रेसर सेल, टी सप्रेसर, टी सप्रेसर सेल्स। और जब हम लोग फोर्थ सेल की बात करेंगे बच्चों, तो याद रखिएगा टी मेमोरी सेल्स, टी मेमोरी सेल्स। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो मैंने क्या बोला? लिम्फोसाइट्स थी, ये दो टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बेटा, ठीक है। और अगर हम लोग बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये दो सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स है, कार्टविल सेल्स, और ये बी मेमोरी सेल। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल। तो यहां पर अब सुनना बात ध्यान से, अभी आपको समझ में आएगा। मैंने यहां पर अभी क्या बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होगी। एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसको मैंने क्या बोला है? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और एक को मैंने क्या बोला है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ठीक है। ये बी लिम्फोसाइट्स के कारण, बी लिम्फोसाइट्स के कारण जो इम्यूनिटी है,
उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और टी सेल्स के कारण जो इम्यूनिटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आओ, तो बी लिम्फोसाइट के कारण जो इम्यूनिटी होगी बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। आ गई बात समझ में, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही प्लाज्मा सेल्स क्या बनाती हैं आपकी, अरे नालायकों बोलोगे, यही प्लाज्मा सेल्स आपकी क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज। कितनी बार बता चुका हूं बेटा। और इसीलिए इस बी लिम्फोसाइट के कारण जो इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और टी लिम्फोसाइट्स के कारण, क्योंकि यहां पे सेल्स ही सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आ गई बच्चों बात, आ गई बच्चों बात समझ में। बच्चों ये वाला पूरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, अगर ये वाला पूरा पॉइंट समझ में आ गया तो हम और आगे चलते हैं। चलिए, अगर ये वाला पॉइंट बच्चों आपको समझ में आ गया हो तो हम और आगे चलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या, ठीक, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि ये क्यों हुआ, इसको समझाने के लिए मैंने ये वाला चार्ट आपको बता दिया। ठीक, ठीक, चलिए, ये लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था बच्चों कि ये आपकी ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। ठीक है, चलिए, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया मुझे। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ खास बातें हैं जो मुझे समझ में आ जाएगा, तब मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बेटा कुछ खास बातें हैं, उसके बाद मैं बी और टी क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो पहले आइए खास बातें देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की खास बातें क्या क्या हैं। वो तो मैंने चार तो बताया, लेकिन इसको मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, वो समझ में आएगा इसी के बाद। इसी के बाद ये चार पॉइंट जब समझा दूंगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। इसीलिए 15-20 मिनट तक आप एकदम अटेंटिव होकर बैठिएगा। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ध्यान से सुनना नालायकों, तभी दूर तक पहुंच पाएंगे हम लोग। ठीक है, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है पहले यहां पर समझो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, समझा चुका हूं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो इट इज वेरी पर्टिकुलर, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी वेरी पर्टिकुलर टूवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने क्या बोला यहां पर कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब एआई लिख दे रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं समझ लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वेरी स्पेसिफिक अगेंस्ट, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आ गई बात समझ में बेटा? तो मुझे ये स्पेसिफिसिटी समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का आप मतलब समझिए बेटा कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। ठीक है, हमने स्पेसिफिसिटी समझ लिया, अब हमने क्या समझा बेटा? डाइवर्सिटी। मतलब ये बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है। बहुत ज्यादा मतलब कि मिलियंस, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, लगभग लगभग हम सबको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डाइवर्सिटी के कारण। इसीलिए ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करे, हम उसको रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो इट कैन रिकॉग्नाइज, इट कैन रिकॉग्नाइज एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में? ये वाला पॉइंट समझ में आया? आ गई बच्चे बात समझ में? तो पक्का? ठीक बच्चों, तो मैं यहां पर क्या बोल रहा था? मैं यहां पर क्या बोल रहा था बेटा? इट कैन, इट कैन, इट कैन रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजेंस, वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। ये बहुत सारे पैथोजन को बेटा क्या 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 कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसीलिए मैं यहां पर इसको अंडरलाइन कर देता हूं, वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। दैट्स व्हाई ये क्या शो करता है? आपका डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चे, तो थर्ड पॉइंट होगा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। नॉनसेंस नहीं बोल रहा हूं, नॉन सेल्फ बोल रहा हूं। ठीक बच्चे, तो मैंने क्या बोला? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। आ गए बच्चे बात समझ में? तो इसका मतलब क्या, आप समझो। देखो, हमारी बॉडी में भी बेटा बहुत सारे एंटीजेंस हैं, क्योंकि एंटीजन मेनली बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स के। आगे बात समझ में? मैंने क्या बोला? एंटीजन मेनली बने होते हैं प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स पे। अगर इसकी भी मैं बात करूं तो प्रोटीन्स के ज्यादा बने होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के कम कम बने होते हैं। तो क्या हमारी बॉडी में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है बेटा? बिल्कुल है। आगे बात समझ में? तो कभी मान लो हमारी ही बॉडी के एंटीजन को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान ले कि भैया ये हमारा नहीं है, और उसके खिलाफ काम करने लगे तो इसीलिए क्या हो जाता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पढ़ेंगे इसको हम लोग, आपके इस चैप्टर में है। आ गई बात समझ में? अभी इस साल क्वेश्चन भी आया था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जो एग्जांपल आया था। हाँ, आप कट वाले मेथड से, मतलब कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा करके उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन तब भी वो वाला जो एग्जांपल आया था, उस वाले एग्जांपल को आप अगर कोई प्रीवियस को बच्चे होंगे बेटा, अगर आप जानकारी रखते होंगे तो, या जो मुझसे रिपीट में कुछ पढ़ रहे होंगे, तो आप जाके अपने नोट्स देखिएगा, उसमें मैंने एसएलई लिखवा रखा है, एसएलई लिखवा रखा है, और वही आया था बेटा आपका। ठीक है, चलिए खैर, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। आगे बात समझ में? इसका मतलब इट कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ टिश्यू एंड नॉन सेल्फ टिश्यू। ठीक है, इट कैन रिकॉग्नाइज, इट कैन रिकॉग्नाइज
सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टिश्यू। आ गई बात समझ में? तो ये इसका चौथा पॉइंट हो गया। और फोर्थ मेमोरी। फोर्थ क्या हो गया बेटा? मेमोरी। तो मैंने कुछ नया नहीं बताया बेटा, मैंने कुछ नया नहीं बताया, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस कर चुका था। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं इनको ये जो आपके कीवर्ड्स हैं, अगर आप इन कीवर्ड्स को याद रख लोगे बेटा तो बहुत काम आएगा बच्चों, बहुत काम आएगा। और इसीलिए प्यारे बच्चों मेरा अनुरोध है कि इन चारों कीवर्ड्स को, चाहे मैं स्पेसिफिसिटी की बात करूं, चाहे मैं डाइवर्सिटी की बात करूं, चाहे मैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन की बात करूं, और चाहे मैं मेमोरी की बात करूं, इन चारों कीवर्ड्स को आप अगर याद रख लेंगे तो बिलीव मानिए जब भी कभी कैरेक्टरिस्टिक या एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन इससे आएगा या इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी देरी के। अब अगर मैं बात करूं मेमोरी की, तो अब मेमोरी कैसे, अब इसी मेमोरी को समझने से पहले, मुझे समझना होगा फर्स्ट एंड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो आइए समझते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। आ गए बच्चे बात समझ में? अब अगर हम लोग फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पैथोजन है, मान लीजिए कोई पैथोजन है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कोई पैथोजन है और पैथोजन के ऊपर क्या मौजूद है बेटा? पैथोजन के ऊपर क्या मौजूद है? एंटीजन। क्या मौजूद है बेटा उसके सरफेस पर? क्या है? एंटीजन। ये मैं क्या बना रहा हूं? एंटीजन। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया? एंटीजन। ठीक है, अब जब ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ये मैंने क्या बना रखा है बेटा? पैथोजन। पैथोजन, पैथोजन। अब जब ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा, एंटर्स इन द बॉडी, एंटर्स इन द बॉडी, तो जब ये फॉरेन, क्योंकि ये फॉरेन है बेटा, ये फॉरेन है और ये क्योंकि ये एंटीजन भी इसके ऊपर है, तो हमारी बॉडी जब ये बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ क्या करेगी? क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी। और इस रिस्पॉन्स के बाद क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंटर्स इन द बॉडी, इसके बाद क्या होगा? फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक है, और फर्स्ट इम्यून, इस रिस्पॉन्स जो आएगा इसमें होगा क्या? इसमें कुछ सेल्स बनेंगी बेटा। कैसे बनेंगी वो मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। ठीक है, यहां पर बनेंगी एक तो अफेक्टर सेल्स, यहां पर बनेंगी एक तो बेटा अफेक्टर सेल्स, और दूसरी बनेंगी बेटा आपकी मेमोरी सेल्स। आगे बात समझ में? और ये अफेक्टर सेल्स बाद में जाकर बनाएंगी एंटीबॉडीज। ये बाद में क्या बनाएंगी बेटा? एंड ये अफेक्टर सेल्स क्या बनाएंगी? आपकी एंटीबॉडीज। आई बात समझ में?
आई बात समझ में? तो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स था क्या अफेक्टर सेल्स बनी और मेमोरी सेल्स बनी और एंटीबॉडी, और ये अफेक्टर सेल ने बाद में क्या बनाया, एंटीबॉडीज बनाई। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? लेकिन फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स टेक्स first immune response takes longer time. When pathogen enters in the body, our body takes longer time to form antibodies. ठीक है? तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, सुनना बात बेटा ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे, और हम लोग को दूर तक ही पहुंचना है। ठीक है? तो अगर मैंने यहां पर फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स की बात की है, यहां पर मैंने फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स की बात की है, तो यहां पर मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है। टेक्स लॉन्गर टाइम, टेक्स लॉन्गर टाइम। When any pathogen enters in the body, our body takes longer time to recognize and act on it. मतलब उसको रिकॉग्नाइज करने में और उसके ऊपर एक्शन लेने में समय लगेगा। किसमें, किस चीज में समय लगेगा? टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर रिकॉग्निशन एंड एक्शन। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? और इसीलिए फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कि स्लो होगा एंड लो इंटेंसिटी का होगा। इसीलिए फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये धीरे से होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या होगा, स्लो होगा एंड लो इंटेंसिटी का होगा, लो इंटेंसिटी का होगा, लो इंटेंसिटी का होगा, लो इंटेंसिटी का होगा। कितनी बार बोल दिया बेटा? सारी चीजों को मैं एक एक अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, ये तो आपका हो गया बच्चों क्या, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, अब आइए, ना ना अभी तो और पढ़ना है, बस बेटा। और ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये मैंने क्या पढ़ लिया बेटा, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी बेटा, सब समझ में आ जाएगा, और इसको रिपीट भी करूंगा, रिपीट भी करूंगा। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए 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 चलिए, 2 मिनट रुकिए बेटा, पानी पी लेते हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है, चलिए। अब मुझे क्या पढ़ना है, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स को समझने से पहले मैं थोड़ा सा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पे वापस जाऊंगा बेटा। क्यों जाऊंगा वापस? मैंने क्या बोला, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था, जिसको मैंने फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोला, इसमें एक तो इफेक्टर सेल बनी और एक क्या बोली, मेमोरी सेल। तो कि पहले इम्यून रिस्पॉन्स में कुछ मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि मेमोरी को रिटेन करती हैं। तो when pathogen enters in the body, memory retains या remains in the lymphocyte B and T lymphocyte। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चे, when को
when pathogen enters in the body, B and T lymphocytes, B and T lymphocytes retains memory of every encounter, जितनी बार भी कोई when pathogen enters in the body, B and T lymphocyte retains memory, ठीक है, of every encounter, ठीक है, जितना भी बार एनकाउंटर होगा बेटा, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बेटा क्या करेंगी, उस मेमोरी को क्या कर लेंगी, रिटेन कर लेंगी, ठीक है। चलिए, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बेटा, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो ही फिर मैं सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स को पढ़ा पाऊंगा। आ गई बच्चे बात समझ में? अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अब ये लेक्चर बेटा एक्चुअली क्या हो गया है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मैं कोशिश करता हूँ इसको एज सुन एज पॉसिबल खत्म करने की। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या बोलना है अब कि सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। तो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन सेम एंटीजन, व्हेन सेम पैथोजन एंटर्स इन द बॉडी। ठीक बच्चों, तो मुझे यहाँ पर सेम एंटीजन बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, व्हेन सेम पैथोजन enters in the body, when same pathogen enters in the body, it recognizes quickly, मतलब कि जब वही सेम एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी में जब बेटा एंटर करेगा तो हमारी बॉडी बहुत तेजी से उसको क्या करेगी, रिकॉग्नाइज कर पाएगी और उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पहली ही एनकाउंटर में मेरे पास मेमोरी सेल बन गई हैं और ये मेमोरी उसी पैथोजन की है जो कि पहले इम्यून, जो कि फर्स्ट बार वो एंटर किया था। इसलिए मैंने क्या बोला था इसको, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। आगे बच्चे बात समझ में? ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी का झगड़ा हो गया, किसी दो लोग का झगड़ा हो गया, और ठीक है, अब मान लीजिए झगड़ा हो गया, ठीक है, मान लीजिए दो दोस्तों का झगड़ा हो गया, ठीक है। अब एक दोस्त ने अपने दोस्त की फोटो दिखाई, अपने घर पे गया और अपने जो उसके घर के सामने जो गार्ड बैठता है उसको दिखाया कि ये देखिए ये हमारा एनमी है, और अगर कोई भी इस तरह का आपको लड़का दिखता है तो उसको आप क्या कहते हैं, घर में घुसने मत दीजिएगा। आप ऐसा समझिए कि पहली बार जब वो लड़का आया होगा, ठीक है, तो उसको वो दिखा दिया भैया कि यही लड़का है, अगर ये दोबारा आएगा तो इसको आप हमारे घर में एंट्री करने मत दीजिएगा। आ गई बात समझ में बेटा? इसी को मैंने क्या बोला, ठीक है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में क्या किया कि उसको खिलाफ हमने एंटीबॉडीज भी बनाई, मार भी दिया, और उसी सेम पैथोजन के खिलाफ हमारी बॉडी ने मेमोरी भी तैयार कर ली, ठीक है। तो व्हेन सेम पैथोजन एंटर्स इन द बॉडी, enters in the body, same pathogen, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी बेटा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और अब उतना टाइम नहीं लगेगा बेटा जितना आपका पहले इम्यून रिस्पॉन्स में या फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में लगा था। क्यों 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 अभी बता रहे हैं क्यों नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है बेटा, इसमें
डायरेक्ट मेमोरी सेल, मेमोरी जो सेल्स थी वो तुरंत तुरंत किस में चेंज हो जाएंगी बेटा, आपकी अफेक्टर सेल्स में। ये मैकेनिज्म कैसे होता होगा ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। मेमोरी सेल तुरंत किस में चेंज हो जाएंगी बेटा, आपकी अफेक्टर सेल्स में, और ये तुरंत तुरंत क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज बना लेंगी। ये तुरंत तुरंत क्या बनाएंगी बेटा, एंटीबॉडीज। आ गई बात समझ में? तो अगर मैं बात करता हूं सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स की, अगर मैं बात करता हूं बच्चों सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स की, तो ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स ये तो स्लो था और लो इंटेंसिटी के था, ये हाईली इंटेंसिफाइड होगा, क्विक होगा, क्विक होगा, क्विक होगा, एंड हाईली हाईली इंटेंसिफाइड होगा, हाईली इंटेंसिफाइड होगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा। ठीक है, और क्विक मतलब कि कोई भी टाइम नहीं लगेगा इसको रिस्पॉन्ड करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी जो मेरी मेमोरी सेल्स थी वो किस में चेंज हो जाएगी बेटा, आपकी अफेक्टर सेल्स में। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? तो इसी पॉइंट को मैंने यहां पर लिख रखा है, व्हेन सिमिलर पैथोजन एंटर्स सेकेंड टाइम इन द बॉडी, body immune system rapidly recognizes the pathogen and responds quickly to it, called secondary immune response। और बच्चों, प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि इसी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग एक नाम और देते हैं, इसी सेकेंड, और इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, दैट इज एमेनेस्ट एमेनेस्टिक। एमेनेस्टिक नहीं बेटा, एनामेनेस्टिक, एनामेनेस्टिक, एमनेस्टिक मत बोल देना, एनामेनेस्टिक, एनामेनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, एनामेनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में एमनेस्टिक से। ठीक है, एमनेस्टिक अलग होता है और एनामेनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स अलग होता है। ठीक बच्चों, तो ये जो मैंने पार्ट पढ़ाया ये आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में था, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसको अगली क्लास में बेटा हम लोग एक क्या बोलते हैं, ग्राफ देखेंगे, या बोल सकते हैं आप। ठीक है, वो ग्राफ आपको जब मैं समझाऊंगा, तो क्योंकि वो ग्राफ आ सकता है आपके उसमें क्वेश्चंस में, और एनसीईआरटी तो बेस बनाकर वो ग्राफ दिया भी जा सकता है आपके नीट एग्जाम में, इसलिए मैं उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। एक चीज मैं आपको और यहां पर मेंशन करना चाहूंगा बेटा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा, पढ़ाऊंगा भी आपको, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली वो होती हैं आईजीएम टाइप, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो एक्चुअली होती हैं आईजीजी टाइप, आईजीजी टाइप। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको भी हम लोग ने, मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे बेटा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, वो सारा का सारा डिस्कस कर लिया और फिर मैंने आपको पूरा बताया। ठीक बच्चों, चलिए, तो मैंने यहां पर आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया कि दो तरह की होती है, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड, इसके क्या क्या फीचर्स होंगे। ठीक है, ये लिम्फोसाइट से इस पर और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे बेटा, स्पेसिफिसिटी होगी, डाइवर्सिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन होगा, और बेटा क्या होगा आपका मेमोरी। आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है, फिर मैंने आपको वो क्या बताया कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता होगा। जब पहली बार पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसमें उसको हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेगा। ठीक है, और कम, मतलब ज्यादा तगड़ा भी नहीं होगा वो रिस्पॉन्स। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि उसको टाइम
भी लगेगा और दो तरह की सेल बनेगी, इफेक्टर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। इफेक्टर सेल्स बाद में क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज, और मेमोरी सेल्स जो पहली एनकाउंटर की जो मेमोरी थी उसको रिटेन करके रख लेगा। अगर सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा एंटर किया तो वो इफेक्टर सेल तुरंत किसमें चेंज हो जाएगी, सॉरी जो मेमोरी सेल थी वो किसमें चेंज हो जाएगी बेटा, आपकी इफेक्टर सेल्स में, और तुरंत एंटीबॉडीज बना के उसको खत्म कर देगी। और मेमोरी ही वैक्सीनेशन का क्या है बेटा, आधार। मेमोरी ही वैक्सीनेशन का आधार है। ठीक है, इस चीज को, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वैक्सीनेशन का आधार क्या है, तो वैक्सीनेशन का आधार बेटा क्या है, मेमोरी। ठीक है, ठीक है। और इसको और तरीके से इसको पहले पढ़ के आइए बेटा, तो और इसको हम लोग अगली क्लास में और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बेटा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज कम से कम उसको लाइक कीजिएगा, और भी अच्छा समझ में आया होगा बेटा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अपने बच्चों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।